स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ICSE से। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। कैसे हैं? बिल्कुल प्योर। प्योर मतलब वन काइंड ऑफ एटम के बने हुए हैं, कोई और दूसरे काइंड ऑफ एटम उसमें मिक्स नहीं है। मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जितने भी मैटर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? एटम्स है। एटम्स को ही मिलाकर क्या बना है? मैटर बना है। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम है। इन ऑर्डर टू स्टडी एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, अगर हम चाहते हैं कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट 118 के करीब हैं, तो इनको अगर हम चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम पढ़ें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दे नीड टू बी क्लासिफाइड, यानी इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। क्लास 9th में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस मतलब योगदान किसका? डॉबर्नियर का एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में, न्यूलैंड का एंड मैंडलीव का भी इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। टैबुलर फॉर्म में किसी ने किया, किसी ने ट्रायड के फॉर्म में किया, किसी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है। वन बाय वन हम सब कुछ देखेंगे। क्लास 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। डोबर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इन 3 ट्रायड्स। 3 में उन्होंने इनको ग्रुप किया विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज सच दैट द एटॉमिक मास होना चाहिए यहाँ पे। atomic mass of the middle element was the arithmetic mean of the other two। इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को लिया और तीन तीन का पेयर बनाया। जैसे दो का पेयर होता है, तो वैसे ही तीन को एक साथ ग्रुप किया। देख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, स्ट्रोंटियम, बैरियम और कैल्शियम है, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन है। तो इन्होंने तीन तीन में ग्रुप किया। तो ग्रुप करने के बाद कह रहे हैं कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो इस तरह से अरेंज किया गया कि फर्स्ट और लास्ट का जो अरिथमेटिक मीन था मास का, वो मिडिल वाले का आ रहा था। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया, तो लिथियम का वेट कितना होता है? 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो पहले और लास्ट वाले का अरिथमेटिक मीन यानी 7 + 39 अपॉन में 2 यानी कि 46 अपॉन में 2 यानी कि कितना आ गया? 23। और 23 एक्चुअली में किसके इक्वल है? मिडिल वाले के। तो इन तीनों को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया। बेसिस क्या है? मास। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग। फिर वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका कैल्शियम का है और कौन सा है? स्ट्रोंटियम है, और उसके बाद कौन सा है आपका? बैरियम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कैल्शियम का वेट हमें पता है 20 नंबर पे आता है, इसका 40 है, और इसका होता है 88, और बैरियम का होता है 137। तो 137 प्लस 40 अपॉन में 2 करना है, यानी 177 अपॉन में 2, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, कितना आ रहा है? 88.5। और तकरीबन कितना आ रहा है? इसके मिड वाले के इक्वल आ रहा है। तो इनका यही बेसिस था कि तीन को एक साथ ऐसा ग्रुप किया, तीन तीन का ग्रुपिंग किया कि आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन होगा उनके मास का, वो मिडिल वाले के इक्वल आएगा। लेकिन ये थ्योरी डिसरिगार्ड कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट तक तीन ग्रुप बन पाए। और उसमें भी आप देख रहे हो कि लगभग आ रहा है, एग्जैक्टली हर केस में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। सारे गामा पादा नी सा, जैसे होता है कि सा के बाद फिर सारे गामा पादा नी, फिर सा आता है 8th पोजीशन पे। तो उसी तरीके से न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास,
very eighth element beginning from any element resemble the first element its physical and chemical properties। तो वहां तो मेंशन ही है। इसका कहना यह है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, तो अरेंज करने के बाद हर पहला एलिमेंट जो होगा, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना, ये एट्थ एलिमेंट की तरह रिजेंबर करेगा। ऐसे ही दूसरा वाला अपने एट्थ, यानी अपने बाद जो एट्थ आएगा इसके बाद उसकी तरह रिजेंबल करेगा। ऐसे ही थ्री वाला टेंथ के जैसा रिजेंबल करेगा। उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल एट्थ एलिमेंट के जैसा होगा, या फिर एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट उससे पहले जो आएगा फर्स्ट, और वो आ रहा है उस लाइन में एट्थ एलिमेंट, तो उसके जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा। जैसे लिथियम सोडियम की तरह, बेरिलियम मैग्नीशियम की तरह रिजेंबल करेगा, बोरॉन एल्युमिनियम की तरह, और कार्बन सिलिकॉन की तरह, एटसेट्रा। इस तरीके से तो इन्होंने भी क्या बेस रखा? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करना है? अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ। तो वो भी जो है थ्योरी हर पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे जो है सारे एलिमेंट्स नहीं फिट बैठ रहे थे। फिर उसके बाद पोजीशन की दिक्कत थी, है ना, सबका प्लेसमेंट सही नहीं था। इसके बाद मेंडलीव आए। अभी देखो इन सब क्या ले रहे हैं बेस? एटॉमिक मास को बेस ले रहे हैं। मैंडलीव गेव द फर्स्ट पीरियडिक टेबल। देखो पहला पीरियडिक टेबल अगर किसी ने दिया है तो याद रखना वो मैंडलीव ने दिया है। पहली बार किसी ने क्या किया था? टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था सारे एलिमेंट्स को। और कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स उस टाइम में नोन थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इनका जो लॉ है, जो लॉ इन्होंने फॉरवर्ड पुट किया, विच स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है एलिमेंट्स की, वो क्या है? आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। जैसे कि मासेस में चेंज आता जाएगा, वैसे ही उनके पीरियडिक फंक्शंस में चेंज आता जाएगा, एंड वाइस वर्सा। दिस अरेंजमेंट enabled Mendeleev to place 63 elements known at that time in vertical columns and horizontal rows। तो पहली बार वर्टिकल कॉलम्स, ये क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। तो पहली बार किसी ने वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में इनको फिट किया था, जो 63 एलिमेंट्स है उस टाइम पे जो नॉन थे। अब यहां पे देखो बहुत सारे जो है रेड कलर में है, और यहां पे देखो ये वो हैं जो कि नोन थे मैंडलीव को। और येलो वाला देखो ये ये लैक्टिनाइट्स है और ये एक्टिनाइड है ना, लेंथेनाइट्स और ये एक्टिनाइट्स हो गया। और ये वाला नोन टू एशियंट, यानी कि पहले के टाइम में ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी नोन थे। इनके टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे, और इन्होंने क्या किया था? उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। He predicted the existence of those elements which were yet to be discovered। ये देखो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी इनकी? ये उपलब्धि थी कि इन्होंने उन एलिमेंट्स का भी प्रेडिक्शन किया था, यानी बताया था कि ऐसा भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो उस समय लोगों को मालूम नहीं था। बट द मैथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स का पोजिशन इन्होंने जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए, और उसकी वजह से और रेयर अर्थ मेटल के और आइसोटोप के, तो इसीलिए ये थ्योरी भी जो है 100% एफिशिएंट नहीं थी। लेकिन पहला बेसिक जो अरेंजमेंट था इन्होंने दे दिया था। पहली बार पीरियडिक टेबल इन्होंने ही दिया। दीज डिफेक्ट, जो भी कमियां थी, इन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर जो है कि दो दो एलिमेंट्स को रख दिया था। स्लाइटली हैवियर एलिमेंट पहले हो गए थे, स्लाइटली लाइटर एलिमेंट को बाद में रख दिया था अरेंजमेंट में। तो जो भी डिफेक्ट था, those defects were removed when Henry Moseley put forward the modern periodic table। अब देखो यहां पे ये तो डिफेक्ट दूर कर रहे हैं, लेकिन डिफेक्ट दूर करने के साथ साथ जो अब लॉ है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? पहले वो कैसे थे? पीरियोडिक फंक्शन
अकॉर्डिंग टू देयर मासेस थे, अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और ये लॉ क्या है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए, एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे और वही होगा उसका एटॉमिक नंबर। और इन्होंने स्टेट किया, यानी इन्होंने जो लॉ दिया वो क्या स्टेटमेंट था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले क्या था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, अब क्या कह रहे हैं, पीरियडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और यही थ्योरी आज तक चली आ रही है। इसके बाद लेटर ऑन नील बोर गेव द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द टेबल नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मेंडलीव के जो डिफेक्ट थे, मेंडलीव ने पहली बार जो है ग्रुपिंग की है ना, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हेनरी मोजले ने वो डिफेक्ट्स को दूर किया और नील बोर ने एक्सटेंडेड फॉर्म दिया पीरियडिक टेबल का। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, टेबुलर अरेंजमेंट एलिमेंट्स जो कि नॉन एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स यानी वर्टिकल कॉलम्स में, हॉरिजॉन्टल रोज में, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीरियडिक टेबल। और ये पीरियडिक टेबल के डेफिनेशन भी है। फर्दर इसके आगे देखो, यहाँ पे ये जो बुक है, बुक की ही फोटो है एग्जैक्ट, और ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, मेंशन है पीरियडिक टेबल। वन बाय वन क्या करेंगे, हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैलिएंट फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आपको चाहे कि हम लोग खास विशेषताएं देखेंगे किसके बारे में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो पहले बात करते हैं ग्रुप्स की। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं यहाँ पे, टोटल काउंट करोगे तो यहां से यहां तक कितने हैं, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, ईच वर्टिकल कॉलम accommodate element with the same number of electron in the outermost shell। यानी ये जितने भी, ये ग्रुप वन है, ग्रुप वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि सबके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा ही। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा आपका, वो 1 ही होगा हर एक में। और ये जो एक ग्रुप के अंदर है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। These वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। और इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको क्या कहा गया है, ग्रुप्स कहा गया है। अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो अभी तो सिर्फ हमने देखा ग्रुप किसको कहते हैं, तो लेफ्ट से राइट तक जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, उनको ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 1 की बात करें तो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं, अल्कली। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है, देखो यहाँ पे रेड है, इसको नहीं लेते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। एज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विथ वाटर, जब इनको वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर्म करते हैं। ये बात हो गई ग्रुप 1 की। ग्रुप 2 की बात करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये फॉर्म करते हैं वीकर अल्कली एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हमने देखे हैं अभी, ग्रुप 1 के एलिमेंट से थोड़ा वीकर अल्कली ये फॉर्म करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये ग्रुप पूरा 3 to 12 है।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये जो ग्रुप है, ठीक है, आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर मेटल्स। दे हैव देयर टू आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। इनका दो आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। फर्दर चलो आगे देखते हैं ग्रुप 13 के बारे में। ये रहा आपका ग्रुप 13। इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन सबसे पहला मेंबर है इस फैमिली का, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका कार्बन, सबसे पहले है, तो ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो ग्रुप में सबसे टॉप वाले में दिख रहा है ना आपको, ये सब जो नाम दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये समराइज कर देते हैं अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। यानी नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन की ही प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाएगा कि पूरे ग्रुप की कैसी प्रॉपर्टी होगी, यानी इस ग्रुप के अंदर फॉल करने वाले सारे एलिमेंट्स किस तरह का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। और पहला मेंबर है तो इसीलिए पूरी फैमिली का नाम इन्हीं पे। ऐसे ही ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑल्सो नोन एज कैल्कोजेन, और कैल्कोजेन का मतलब है ओर फॉर्मिंग, जो कि क्या करता है? ओर फॉर्म करता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्रुप 17, तो दीज एलिमेंट फॉर्म सॉल्ट एंड आर नोन एज हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब ही होता है सॉल्ट फॉर्मर। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं ग्रुप 17 वाले, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हैलोजेंस कहा जाता है या सॉल्ट फॉर्मर। एलिमेंट जो कि 18th ग्रुप में है, तो 18th ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप, ठीक है। ये एलिमेंट्स इस ग्रुप के क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। These elements have their outermost orbit complete and due to stable electronic configuration, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 है। ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर सिर्फ किसके पास है? हीलियम के पास है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी, हीलियम भी और बाकी सारे भी ऑक्टेट स्ट्रक्चर रखते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, और रेयरली किसी के साथ कंबाइन करते हैं। तो दे हार्डली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। इनकी वैलेंसी भी कैसी है? जीरो। अच्छा, नोट करने की बात है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल रिस्पेक्टिवली। देखो, ग्रुप 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाहर? एक। ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7। और ग्रुप 8 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 होंगे, वो तो ऑक्टेट होगा, ठीक है। दे आर नोन एज द मेन ग्रुप एलिमेंट, तो यहां पे जिक्र इसीलिए ये जीरो ग्रुप का नहीं किया है। तो ये कौन है? मेन ग्रुप एलिमेंट है, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह सकते हो, या फिर इन सबको नॉर्मल एलिमेंट भी आप कह सकते हो। आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स आर इनकम्प्लीट, इसीलिए जीरो ग्रुप का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये सारे जितने भी ग्रुप आपने देखे, इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। इसके बाद बात करते हैं पीरियड्स की, ठीक है। 18 ग्रुप्स हम लोगों ने देखे, अब देखते हैं पीरियड क्या है। तो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कितने हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट जाता हुआ, ये इस तरीके से। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है टोटल। दे आर नोन एज पीरियड्स, इनको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। द नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। कितना नंबर ऑफ शेल है किसी एटम में, उसकी वजह से डिसाइड क्या होगा? उसका पीरियड डिसाइड होगा। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम। सोडियम 11th नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखें तो पहले शेल में होगा 2, दूसरे में 8 होगा, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, पहला शेल, दूसरा शेल
और तीसरा शेल। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने काउंट कर लिया 3 शेल्स हैं इसके अंदर, तो ये किस में लाई करेगा, थर्ड पीरियड के अंदर लाई करेगा। और देखो सोडियम थर्ड पीरियड के अंदर लाई कर रहा है। ऐसे ही क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इससे बिल्कुल डिफरेंट है, कितना है 17। तो 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट विथ। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन शेल कितना हुआ, एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, तो ये भी कितना हुआ, 3 शेल है इसमें। तो 3 शेल होने की वजह से क्या हुआ, इसमें भी ये किस में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। सेम पीरियड में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। पीरियड 1 में दोनों के पास 2 शेल, पीरियड 2 में सबके पास 2 शेल और पीरियड 3 में सबके पास कितने हैं, 3 शेल। ऑल्दो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बट क्या होगा, पीरियड सेम है, तो इनका जो नंबर ऑफ शेल होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, यही बात यहां पे कह रहा है। फर्दर आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा था ग्रुप 3 के अंदर कि लेंथेनाइट्स थे और उसके नीचे एक्टिनाइट्स थे, है ना, और उनको एरो देके नीचे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसमें मेंशन किया हुआ है बॉटम में वो अलग से। तो ये जो लेंथेनाइट्स हैं रेयर अर्थ वाले, ग्रुप 3 ऑफ द 6th पीरियड एंड एक्टिनाइट जो कि रेडियो एक्टिव है ग्रुप 3 ऑफ द 7th पीरियड में हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि ये सबके सब किस में लाई कर रहे हैं, ग्रुप 3 में लाई कर रहे हैं। ये जो है 6th पीरियड में लाई करता है और दूसरा 7th पीरियड में लाई करता है। यहाँ लेक्टेनाइट्स मिलेंगे और यहाँ एक्टिनाइट्स मिलेंगे। तो सेम ग्रुप में होने की वजह से इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। ठीक है, दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, है ना। ये कैसे है, ऐसे एरो लगा के नीचे लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पे बॉटम में दिखाए हुए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है कि दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारे हैं, एंड इफ शोन इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप। और अगर मेन पीरियोडिक टेबल जो हमारा है उसके अंदर इसको मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो वो उसके शेप को क्या कर देगा, टैबुलर अरेंजमेंट वाले शेप को बिगाड़ देगा। थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर एंड क्लोरीन है। ये क्या करते हैं, ये समराइज करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ये सोडियम तो अपने ग्रुप का, मैग्नीशियम अपने ग्रुप का, है ना, सोडियम अपने ग्रुप का, मैग्नीशियम अपने ग्रुप का, एल्युमिनियम अपने ग्रुप का। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको समराइज करते हैं। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जान गए तो इसके नीचे जो इसके ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही होगी। एंड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट, और इसीलिए इनका नाम क्या है, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, कि अगर यहाँ पे इसमें अगर इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उन सबको स्टडी करना है अगर आपको बारी बारी से, तो उससे अच्छा है आप उसमें एल्युमिनियम को स्टडी कर लो, मैग्नीशियम को स्टडी कर लो, सोडियम को स्टडी कर लो। तो सोडियम से पूरे ग्रुप की जानकारी मिल जाएगी, मैग्नीशियम से भी अंदाजा लग जाएगा पूरे ग्रुप का, एल्युमिनियम से भी। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, टिपिकल एलिमेंट कहा गया है। समराइज कर देते हैं अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। A period is determined by the number of shell and a group is determined the number of electron present in the outermost shell। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सोडियम का ही एग्जांपल हमने लिया था इससे पहले भी, यहाँ भी सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। तो सोडियम 11th नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अगर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ये किस पीरियड में लाई करता है, ये फर्स्ट पीरियड, सॉरी यहां पे ये आपका अगर 1 है तो ये ग्रुप 1 में लाई करेगा। किसके अंदर लाई करेगा, ग्रुप 1 में लाई करेगा। और देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, 3 शेल हैं, तो यानी कि पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड पीरियड हो जाएगा। किस में आएगा, ये थर्ड पीरियड में आएगा। चलो एक ले लिया, अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल
किसका लें? क्लोरीन का लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्लोरीन का लिया। क्लोरीन में 17 नंबर पे होता है, तो 2,8,7। इसकी वैलेंसी चेक करनी है हमें। क्या देखना है? वैलेंसी। वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी जो होता है वो पॉजिटिव है, होता है हमेशा, है ना। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। ऑल्दो इसको चाहिए क्या? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। अब यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 में हमको क्या करना है? 10 ऐड कर देना है। तो 7 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 17। तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा? 17 ग्रुप का हो जाएगा। अच्छा, शेल की बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शेल। कितने शेल हैं? 3। तो ये किस पीरियड में लाई करेगा? पीरियड 3 में लाई करेगा। 1 और 2 के लिए ऐसे ही लिख देना, है ना। उसके बाद क्या है? आपको ऐड कर देना है कितना? 10 ऐड कर देना है, ठीक है। 1 2 और उसके बाद इधर क्या करना है? 10 ऐड कर देना है इनके लिए, है ना। इतना ही अभी देखना है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी चीज का टाइम टू टाइम ऑकर होना। जैसे कि डेली सनराइज होता है, जैसे कि एक फिक्स टाइम के बाद दिन निकलता है, रात होती है। तो हो क्या रहा है? मौसमों का बदलना, एक वक्त के बाद मौसम बदलता है, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो पीरियडिसिटी इसी को कहते हैं। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन, it means increase or decrease at regular interval, are called periodic properties, and the phenomena is known as the periodicity of element. ऐसे ही पीरियडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। तो एक इंटरवल के बाद होता क्या है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। उसी चीज को क्या कह रहा है? पीरियोडिसिटी कह रहा है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए, बल्कि यहां पे लिखा है ग्रेजुअल वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है, यानी लगातार किसी चीज का बढ़ना, लगातार किसी चीज का कम होना। तो इस तरीके का भी ग्रेजुअल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसी को पीरियोडिसिटी कहा जाता है, ठीक है। इसी का नाम, इसी फिनोमिनन का नाम क्या है? पीरियोडिसिटी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं जो देखने को मिलते हैं, जो हम लोग देखेंगे। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बार बार ये चीज देखने को मिलती है? अब दिन और रात की बात कर रहे हैं, तो दिन और रात में हमें पता है कि अर्थ क्या है? अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। हाँ, तो भाई कभी हम फेस करेंगे सन को, कभी फेस नहीं करेंगे, तो दिन होगा, रात होगा। तो ये उसकी वजह होगी पीरियोडिसिटी की। तो एलिमेंट्स में क्या होता है? एलिमेंट्स में कैसे टेबुलर फॉर्म में, पीरियोडिक टेबल में टेबुलर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया, अरेंज कर दिया, है ना, इन फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स अरेंज कर दिया। तो उसमें पीरियोडिसिटी हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? रेगुलर इंटरवल पे हम लोगों को कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सेम रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं। तो वजह यह है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी is reoccurrence of similar electronic configuration. It means having same number of electron in the outermost orbit. Mainly जो वजह है पीरियोडिसिटी की, वो वजह क्या है कि एलिमेंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। तो एलिमेंट्स में हो क्या रहा है कि एक टाइम के बाद फिर ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रहा है इससे पहले जो एलिमेंट देखा गया। जैसे जैसे लिथियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम का 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। 19 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर एक के लास्ट में 1 आ रहा है, यानी इनके आउटर मोस्ट, यानी कि ऐसे ही रुबिडियम में भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबके पास, आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए क्या हो रहा है? हमें पीरियोडिसिटी दिख रही है, ये फिनोमेनन ऑकर हो रहा है। यानी दो ऐसे कोई भी एलिमेंट हम ले लें जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो दोनों ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखाएंगे इन अ पार्टिकुलर ग्रुप, किसी एक ग्रुप के अंदर। ये ग्रुप 1 ही है आपका। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन द सेम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। तो सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी डिपेंडेंसी किस पे है, डिपेंडेंसी इस पे है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी से पता चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 10 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए एक ग्रुप के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, सबका फीचर सेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रुप 17 की बात करते हैं, तो ग्रुप 17 को क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन कहते हैं। हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर हैं। ऑल एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो सब में कितने हैं, 7। Therefore they show similar properties। और इन सबको स्टडी किया गया तो सब सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे कलर्ड नॉन मेटल हैं, ये फॉर्म करते हैं निगेटिव आयन। निगेटिव आयन यानी क्या करना है, सब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यही ना करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या होने के लिए, ऑक्टेट होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। कैरिंग अ सिंगल चार्ज, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा, 1 माइनस का, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो ये चार्ज कहां से आया बता दूं आपको, क्लोरीन है 17 नंबर पे, तो 17 प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज, 17 इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसने क्या किया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। अब इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियस में कुछ तो नहीं होने वाला, यानी कि अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है 17 ही। तो पॉजिटिव चार्ज 17, 18 चार्ज जो है निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा एक निगेटिव चार्ज का, और वही निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चार्ज कैसे आ रहा है। ऐसे ही सोडियम जब लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर कम हो जाता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन वाला एक्सीड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो इसीलिए सोडियम पे क्या चार्ज दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम पे 2+ दिखाई देगा। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड आर देयरफॉर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये सारे के सारे कैसे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और इसीलिए ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर में मिक्स करने की कोशिश करो तो बहुत कम मात्रा में ये घुलते हैं, बट दे डिजोल्व मच बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, या फिर क्लोरोफॉर्म ले लो, अल्कोहल ले लो, या इस तरह का कुछ ले लो, तो इसमें ये अच्छे से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जबकि पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप। क्या होगा, नीचे आते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज दस, और इससे कंक्लूड होता है कि जो पीरियडिसिटी है इज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था, और इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया, और इसीलिए पीरियडिसिटी ऑकर हो रही है, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहे हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब देखते हैं शेल यानी कि ऑर्बिट, और देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी ऑलरेडी हमने आपको बताया कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऑर्बिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है, बाकी प्लैनेट रोटेट करते हैं, वैसे ही
न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, अपने एनर्जी शेल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, यानी ये किसका है, ये सोडियम का है ना, किसका स्ट्रक्चर है, ये सोडियम का है, ठीक है। तो शेल एक्चुअली में ऑर्बिट क्या है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ शेल की बात करें तो डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस सक्सेसिवली। जैसा कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, पीरियोडिक टेबल में देखा था हमने पहला ग्रुप, दूसरा, अरे सॉरी, पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा और सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ पीरियड। हो क्या रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रहे हैं जैसे ही किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे। अगर कोई एलिमेंट यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ लिथियम होगा, यहाँ सोडियम होगा, तो इस तरीके से यहाँ पोटेशियम होगा। जैसे जैसे आप नीचे चले आओगे तो नीचे आते हुए क्या मिल रहा है, इसमें एक शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेल होगा, और इसमें 2,8,1 इसमें 3 शेल हो गया, फिर इसके अंदर 2,8,8,1 4 शेल हो गया, ऐसे ही नीचे वाले में 5 होगा, उसके नीचे 6 और उसके नीचे सबसे नीचे वाले में 7th शेल, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। such that the number of shell that every element has equal the number of the period to which that element belong। जिस पीरियड में भी आप जाओगे और उस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जितने भी एलिमेंट लाई करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल सेम होगा, नीचे आते हुए बढ़ेगा और वो नीचे से ऊपर क्या होगा, कम होगा। ग्रुप 17 की बात कर लो तो ग्रुप 17 को ही देख लो, देख रहे हो ये 2 हैं, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। क्या करना है, नंबर ऑफ शेल पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी से मुझे पता चलेगा किस ग्रुप का है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अरेंज किए हैं तो देख लेंगे कि कितने ग्रुप में आ रहा है। अक्रॉस अ पीरियड, अभी हम लोग को ये देखा नंबर ऑफ शेल के बारे में कि टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज करता है नंबर ऑफ शेल। अब अक्रॉस ए पीरियड यानी कि पूछ रहा है हमसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इन अ गिवन पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम ऑल्दो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए भी क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ शेल सब में सेम है। सेकेंड पीरियड तो सब में 2 शेल, थर्ड पीरियड सब में 3 शेल, और फोर्थ पीरियड तो सब में 4 शेल, तो ऐसे ही फिफ्थ में सब में 5 शेल, सिक्स में 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी डिनोट करती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि एटम्स के कंबाइन होने में कितना गेन होगा और कितना लॉस होगा। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डोनेट एक्सेप्ट और शेयर। क्या कह रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है एज अ डोनर, कितना एक्सेप्ट कर सकता है एज अ रिसीवर, और कितना वो शेयर कर सकता है किसी के साथ। तो जैसे ही ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। अभी कैसा है, देखो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था ना, 2,1 था, 2,8,1 था, और 2,8,8,1 था। ऐसे ही यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2,2। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,8,2, यहाँ पे 2,8,8,2 हो जाएगा, और ऐसे ही हीलियम में भी 2 हो जाएगा, नियॉन का 18 होता है, और इस तरह से नहीं 20 होता है ना शायद। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 10 होगा, कितना होगा इसका, 10 होगा, इसका 2,8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे यही कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम देखने की कोशिश करें ना तो सबके पास वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी वैलेंसी की बात करें तो किसी भी ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होने वाली है। देयरफॉर वैलेंसी इन अ ग्रुप आल्सो रिमेन्स सेम। तो वैलेंसी जो है ग्रुप में सेम, 1 वैलेंसी सबकी है, 2 वैलेंसी सबकी है, और यहाँ पे 0 वैलेंसी होगी हर एक की, है ना। 0 वैलेंसी क्यों, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं, वो कंबाइन तो किसी के साथ करेंगे नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट उनका कंप्लीट है।
इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, उसके बाद 4 तक इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होता है और डिक्रीज होके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन वैलेंसी जो है इंक्रीज होती है अप टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 के बाद क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ग्रुप 14 पे वैलेंसी कितनी है, 4 है, लेकिन जैसे ही उससे आगे जाएंगे फिर से वैलेंसी कम होने लगती है। और ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी हो जाती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो ग्रुप 17 तक आते आते 1 हो जाती है। और फिर इधर आर्गन की बात करें, जीरो ग्रुप की बात करें, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो जाती है ना, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा नोट करने वाली बात क्या है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए वो ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल है सोडियम का और किसका है, क्लोरीन का। तो इसके ऊपर देखो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, किसकी वजह से, लूज करने की वजह से, और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। तो देखो यहाँ पे इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन यहाँ पे कहना क्या है, यहाँ पे साइन तो हम इसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं, लेकिन अगर कोई वैलेंसी अगर पूछे हमसे तो इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। हम ये नहीं कहेंगे कि एक की +1 दूसरे की -1। वैलेंसी कैसी है, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेनली तो हमको स्टडी करना है इसके बारे में, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली related to their electronic configuration and show a regular gradation as we move across a period from left to right or down the group from top to bottom are called periodic properties। तो periodic properties क्या है, periodic properties वो properties हैं जो डायरेक्टली रिलेट करती हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, किनके, एलिमेंट्स के, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं। और एक इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, एक वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलता है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो किसी ग्रुप में, या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो किसी पीरियड में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे एटॉमिक साइज होगा यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि वो कैसे हैं पीरियोडिक टेबल में। बात करते हैं एटॉमिक साइज की या फिर एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक साइज होता क्या है एक्चुअली में, ये एक एटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये बगल में भी क्या है, एक दूसरा एटम है, किसका, हाइड्रोजन का ही, दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। किसके किसके बीच में डिस्टेंस है, बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि आपने सर्कल देखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल क्यों बना रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि किसी एटम के पास हो सकता है 2 शेल हो, 3 शेल हो, 4 हो, 5 हो। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम इन मॉलिक्यूल। अब जैसे ये दो मॉलिक्यूल एक साथ हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक साथ हैं, तो इसलिए इनके लिए कह रहा है कि इनके लिए हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस आएगा। और ये किसके लिए आएगा, ये मॉलिक्यूल के लिए है, एटम के लिए क्या है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। और इसको नापा किस में जाता है, एंगोस्ट्रॉम में नापा जाता है और साथ ही साथ पिकोमीटर में। और ये वैल्यू कितनी है, 10 पे पावर -10 मीटर, और ये 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10 पे पावर -12 मीटर का।
और ये चीजें आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ी होंगी क्लास 9th के पहले चैप्टर में, है ना, फिजिक्स के। नंबर ऑफ शेल की बात करें, an increase in the number of shell increase the size of an atom because the distance between the outermost shell and the nucleus increases। जैसे बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो सिर्फ एक ही शेल होता है, वहीं अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो इसमें दो शेल होता है, एक ये होता है, इसके अलावा भी एक शेल होता है, पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितने शेल होंगे, एक, दो और तीन शेल होंगे। तो जैसे जैसे हम डाउन ग्रुप आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक शेल ऐड होता जा रहा है, और इसी एडिशनल शेल की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम किसी एक ग्रुप में आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने में। चलो, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक एडिशनल शेल उसके पास आ जा रहा है। दूसरी बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज को भी समझना जरूरी है। हमने देखा है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में, 9th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन की वजह से है, विच इज इक्वल टू द मेंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। जितने प्रोटॉन है उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और वही आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग, जब कोई भी न्यूट्रल एटम क्या होगा, लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की गिनती तो बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी प्रोटॉन का जो काउंटिंग है वो नहीं बदलेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ द एटम। देखो, बहुत डेप्थ में इसको समझना है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस विद अ ग्रेटर फोर्स। बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज है जो रोटेट कर रहा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। कहना यह चाहता है कि अगर बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम का साइज कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, देयर बाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो और क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे, किसके, न्यूक्लियस के। ट्रेंड देखते हैं इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है, किसमें ट्रेंड देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक साइज की बात करें तो जब कभी हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं और एटॉमिक साइज की बात हो रही है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है, इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एडिशनल शेल ऐड हो जा रहा है। तो एक एक एडिशनल शेल ऐड होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्दर और क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक और शेल ऐड होगा और क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी एक ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप में हम देखें, जब कभी भी टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो जितने पीरियड उतने ही नंबर ऑफ शेल होते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप किसके बारे में, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपने पढ़ा और आपने समझा, तो ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अक्रॉस पीरियड अगर जाएंगे तो यहां पे आप साइज देख क्या रहे हो, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब साइज क्यों डिक्रीज हो रही है, जबकि आप कहोगे कि सर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से साइज क्यों डिक्रीज कर रही है, तो उसकी वजह है आपका न्यूक्लियर चार्ज। इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज जो है डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, वजह क्या है, दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस द
atomic number increases from left to right in the same period, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में इंक्रीज कर रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल, शेल तो सबके पास सेम ही होगा, एक ग्रुप के अंदर क्या होगा, इसके पास भी तीन ही है, इस पे भी तीन तीन तीन, सबके पास तीन ही शेल है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जो भी ऑर्बिट है वो क्या हो जा रहे हैं, और ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, क्लोजर आ जा रहे हैं न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से अक्रॉस अ पीरियड जो साइज हो रही है धीरे धीरे एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ श्रिंक कर रही है, या फिर कह सकते हो डिक्रीज हो रही है। नोट करने वाली बात है, एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर। इनर्ट गैसेस की बात करें तो इनर्ट गैसेस में जो साइज होती है वो बिगर होती है, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, ये 17 तक ही दिया हुआ है बस। दिस इज बिकॉज द शेल ऑफ एन इनर्ट गैस इज कंप्लीट। शेल कैसा होता है उनका? कंप्लीट होता है। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आर मैक्सिमम। तो देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया उसी हिसाब से उनके पास निगेटिव चार्ज भी है, इसकी वजह से मैक्सिमम अट्रैक्शन के साथ मैक्सिमम रिपल्सन भी है, इसीलिए इनका साइज जो है, इनका एक एक्सेप्शन है कि इनका साइज छोटा नहीं बड़ा होता है। ठीक है, हेंस द साइज ऑफ द एटम ऑफ एन इनर्ट गैस इज बिगर। कि अरे सर यहाँ पे तो छोटा होता जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, लास्ट में जैसे ही हम जा रहे हैं तो लास्ट में साइज इंक्रीज दिखाई दे रही है ना। ग्रुप 17 के बाद, तो 17 के बाद इंक्रीज इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ग्रुप 18 के अंदर मैक्सिमम रिपल्सन भी मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। इसके अलावा नोट करने वाली बात क्या है, देखो कैटायन और एनायन क्या होता है, और उससे भी पहले हम लोग जानेंगे, रिपीट कर लेंगे कि आयन क्या होता है। तो चलो देख लेते हैं। कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल स्टेट में होता है मेनली, तो ठीक है, विदाउट कंबाइनिंग, अगर कंबाइन नहीं कर रहा है। कितना नंबर इसका? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, यानी कि फर्स्ट शेल, यानी कि सेकेंड शेल, और यानी कि थर्ड शेल। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, यानी कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, और ये कौन सा शेल है? थर्ड शेल है। अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए गेन करना 7 इलेक्ट्रॉन आसान है, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा इसके लिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई? 2,8। और इसकी वजह से हुआ क्या, 11 पॉजिटिव प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो एक किसने क्या किया? लूज कर दिया। आप इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है? 11 ही है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, जो कि इसके ऊपर आ गया, जो इसके ऊपर ये शो कर रहा है। तो ये बना आपका कैटायन। ठीक है, अब ये लूज करे या गेन करे बनेगा आयन। अगर बता रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या बना? कैटायन बना। और जो लूज करता है वही क्या है? कौन है? मेटल्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्लोरीन की बारी है। क्लोरीन में क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा? तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान होगा, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये तो कैसा था? न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, तो न्यूट्रल था। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज दिखाई देगा नेगेटिव का, और ये क्या है? एनायन है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, कहना क्या चाहता है, आपको वहां बताना ये चाह रहा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? 2,8। ये फर्स्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है अब, तो इसीलिए सेल का साइज कैसा हो गया? श्रिंक हो गया। अगर हम आपसे कहें कि ये रहा सोडियम, ठीक है, और ये रहा सोडियम का कैटायन, इन दोनों में साइज किसका बड़ा है? आप देखो, सोडियम में कितने शेल दिखाई दे रहे हैं? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1,
1 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसी का साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। यही चीज इसमें कहना चाहता है। ठीक है, देखो अब देखते हैं, जो कैटायन होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। तो ये देखो सोडियम का ही तो बना के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे यही चीज मैं बता रहा था। रीजन क्या है कि कैटायन फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, तो प्रोटॉन मोर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, है ना, एक कैटायन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से, है ना। पॉजिटिव चार्ज पहले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहा था, तो ये आउटर मोस्ट वाला निकल गया, तो अब कम बचे हैं ना, तो इनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैसा होगा, साइज इसका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया हम लोगों ने। फिर एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, क्लोरीन की बात कर रहा है, क्लोरीन की बात कर रहा है, तो यहां क्या कह रहा है कि जो क्लोरीन का एनायन है ये ग्रेटर होगा क्लोरीन के पेरेंट एटम से। अब ये कैसे हो गया, है ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये बड़ा कैसे हो गया, तो यहां पे बात आएगी मैक्सिमम रिपल्सन वाली। ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम रिपेल कर रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट है, इसलिए एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तब जाके ये एनायन बना है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियर इज लेस। न्यूक्लियर में जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो चार्ज है वो कम है, तो इसीलिए इनवर्ड पुल का जो एक्सपीरियंस है वो कम होगा, यानी अंदर की तरफ ये कम पुल एक्सर्ट करेंगे, हेंस साइज क्या हो जाता है, इसकी वजह से एक्सपेंड कर जाता है। चलो, साइज जो होता है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का, इट मींस आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं समझ लेना है कि न्यूक्लियर चार्ज तो ठीक है अपनी जगह पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हो गए तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी कैटायन फॉर्म होंगे या फिर एनायन फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर के सेम होने की वजह से उनका साइज सेम हो जाएगा। वहां पर कौन मेन रोल प्ले करेगा, मेन रोल प्ले करेगा वहां पे आपका न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी कितना हो गया टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास। फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके बाद इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियॉन कितने नंबर पे है आपका, आ, नियॉन यहाँ पे 10 नंबर पे है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। सोडियम में 11 थे, 1 लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैग्नीशियम ने 2 लूज कर दिया, तो कितने हो गए, 12 में से 2 लूज कर दिया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है। अब पूछ रहा है कि साइज क्या सेम हो जाएगा, आप खुद बताओ, तो नहीं, साइज सेम नहीं होगा। ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। तो सबसे ज्यादा क्या है, 12 नंबर का ये है, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 10 प्रोटॉन है, इसके पास कितने हैं, 9 प्रोटॉन है, इसके पास कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास, मैग्नीशियम के पास, तो सबसे ज्यादा ताकत के साथ वो इन्वर्ट पुल लगा रहा है, और इसीलिए उसका साइज सबसे छोटा है। फिर उसके बाद सोडियम, नियॉन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर। दोज एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, आयन क्या है यहाँ पे, ये आयन आर कंसिडर्ड मेटल। मेटल किसको बोलेंगे, वो सारे के सारे, जैसे अल्मुनियम है, अल्मुनियम का भी होता है 2,3, 8,3, अल्मुनियम 13 नंबर पे हुए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। और जितने भी लूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी लूज कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जितने ही पॉजिटिव कैटायन बना रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक, तो ये तो बात समझी हमने मेटल्स की। अब
इसके अलावा हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रखा हुआ है कहां पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और वो भी मेटल्स के ठीक ऊपर, विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव आयन फॉर्म करने से इसको रख तो दिया गया कहां पे, मेटल्स के साथ, लेकिन ये मेटल नहीं है, इट इज अ नॉन मेटल। It has only one electron and one proton. On losing this electron, form its cation which has only one proton. तो इसके बाद ये कैटायन बन जाता है जिसमें क्या है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर ये जो कैटायन है इसको प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी इसके बारे में, है ना। और क्यों इसको ऐसी जगह पे रखा गया है, तो भाई वो लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और नंबर 1 पे ही है। तो यहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना किसी भी एलिमेंट का, वो मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है दो चीजों पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, मेटेलिक कैरेक्टर। कैसे डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, वो देखते हैं। एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है मेटेलिक कैरेक्टर, the greater the atomic size, the farther the outermost orbit, and thus lesser the nuclear pull exerted on it। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये रहा आपका न्यूक्लियस, फिर ये रहा फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के हो गए ये इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, एक्सर्ट पुल कर रहा होगा ज्यादा। फिर उसके बाद ये रहा दूसरा शेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, एक्सर्ट कर रहा होगा पुल, लेकिन ये जो पहले वाले शेल हैं इससे कम ताकत लगा पा रहा होगा, है ना, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड शेल की बात करें जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो पुल होगा आउटर मोस्ट वाले पे, सबसे बाहर वाले पे, वो कम लगेगा और कम लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इजिली रिमूव हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, इनके ऊपर जो पुल है न्यूक्लियर चार्ज का वो कम एक्सर्ट हो रहा है, इसीलिए ये आसानी से मेटल फॉर्म करेगा। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड मोर इजिली फ्रॉम द वैलेंस शेल, thus मेकिंग द एलिमेंट मोर मेटेलिक। अब यहां से समझ में आ गई होगी आपको ट्रेंड, जब टॉप से बॉटम की तरफ हम आते हैं तो इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल। और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर गया यानी ये दूरी और बढ़ती चली जाती है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ये वर्टिकल है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज की है। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखते हैं, है ना, इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है। तो जितना ज्यादा हमने अभी देखा कि न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा न्यूक्लियस किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जब कभी भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमने बताया आपको कि जो साइज होता है वो श्रिंक करता है। और साइज क्यों श्रिंक करता है, क्योंकि इंक्रीज होता है किसके अंदर, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इंक्रीज होता है जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, और ज्यादा ग्रेटर पुल के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर उनसे, अगर ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये इसको और ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच के रखा रहेगा, पुल एक्सर्ट करेगा, तो इसको रिमूव कर पाना कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही बातें आपको आगे ये बताएगा। ठीक, अच्छा ये बात लिखी हुई है तो ये भी जान लो कि एलिमेंट जो लूज करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनको क्या करते हैं, इनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो लूज कर रहे हैं।
और जो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखना चाहो तो मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, नॉन मेटल्स हैं। चलो आगे देखते हैं। ट्रेंड मेटेलिक कैरेक्टर में तो मैंने पहले ही बता दिया कि टॉप से बॉटम की तरफ आओगे साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, जो सबसे लास्ट में लाई करेगा, यानी जिसमें कितने शेल होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 शेल होंगे, इतना ज्यादा दूर है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे एक ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। चलो फर्दर आगे देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटेलिक कैरेक्टर वहां कुछ गलत बता दिया था क्या, नहीं देखो, हाँ डिक्रीज, डिक्रीज ही बोला था, लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होता है तो राइट से लेफ्ट की तरफ क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, सही बताया था हमने, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगा लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ क्या होगा, इस तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस तरफ हमने आपको बताया डिक्रीज करेगा, और क्यों डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर पुल की वजह से, ठीक है। और न्यूक्लियर पुल इस तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर पुल अगर कम हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर कम फोर्स लगा पाएगा कौन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उनके ऊपर कम पुल लगा पाएगा फोर्स, तो इसकी वजह से वो आसानी से अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, रिमूव हो जाएंगे ऑर्बिट से, और इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज कर जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, इंक्रीज कर जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो those element which have a tendency to gain electron in order to attain octet in their orbit are considered as नॉन मेटल। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये व्हाइट वाले इसके अपने खुद के हैं जो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वाला इसने क्या किया है, गेन किया है, क्या किया इसने, गेन किया है, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो जो गेन कर रहा है वो कौन है, नॉन मेटल है, और जो कि एनायन फॉर्म हो रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करता है। यही दो बेसिक फंडामेंटल है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अब एटॉमिक साइज के हिसाब से देखो, द स्मॉलर द साइज द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल, ठीक है। जितना ज्यादा छोटा रहेगा, एक शेल, दो शेल, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर पुल रहेगा और उतना ही कम न्यूक्लियर पुल रहेगा, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, नजदीक है तो डिफिकल्ट है और दूर है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। यानी अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा इस वाले से, ठीक है, ये ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा इसका इस वाले से। अगर इसको गेन करना हो इलेक्ट्रॉन, क्या करना हो, गेन करना हो अगर इसको इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज, यही तो वो चार्ज है जो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये चार्ज कैसा है, काफी दूर है, तो यहां पे डिफिकल्ट होगा यहाँ पे गेन करना। अगर साइज बड़ा है तो वहीं साइज अगर छोटा रहेगा एटम का तो गेन इजीली कर लेगा, तो इस केस में भी देखो ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है, ये कम नॉन मेटेलिक है, ठीक है। Therefore the element is more non-metallic by nature। किसकी वजह से, बताओ भाई, साइज की वजह से। साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही कम नॉन मेटेलिक होगा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ये चार्ज उतनी ही इजीली किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या ऑलरेडी जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उनको जल्दी लूज नहीं होने देगा क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, ठीक है। द ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, हेंस मोर नॉन मेटेलिक इज द एलिमेंट। यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही आसानी से वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और गेन करने वाले ही क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये अब
किस में देखेंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी ग्रुप में देखते हैं या फिर किसी पीरियड में देखते हैं। तो जब किसी ग्रुप के अंदर आएंगे तो टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम में हम जब आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है? साइज इंक्रीज कर रहा है टॉप से बॉटम, और जब साइज इंक्रीज करता रहेगा तो न्यूक्लियर पुल डिक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर पुल डिक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियर पुल अगर डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर रहा है, और न्यूक्लियर पुल अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो जा रहा है? वो भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही इजीली वो क्या कर लेगा? ऐड ऑन कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अक्रॉस द पीरियड तो बता ही दिया हमने अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट की डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है? कि कितनी जल्दी, कितनी इजीली या कितनी मुश्किल से वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। Greater the tendency to lose electron, greater is the reactivity in case of metal. Similarly, greater the tendency to gain electron, greater is the reactivity of non-metal. एक मेटल के लिए और एक नॉन मेटल के लिए, दोनों के लिए डेफिनेशन अलग है। कैसे भाई? मेटल की बात यह है कि जितना इजीली वो लूज कर दे, यानी मेटल में जैसे हम अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें पोटेशियम की और हम बात करें सोडियम की, ध्यान से देखो, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे। अगर यहाँ पे 2,8,8,1 है, 4 शेल हैं, यानी सेंटर से काफी दूरी पे ये फर्स्ट वाला ये एक इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, सबसे दूर है। और वहीं यहाँ पे कितने शेल हैं? 3 शेल हैं, तो तीसरे शेल पे ये लाई कर रहा है। तो देखो ये ज्यादा दूर है ना, तो ये ज्यादा इजीली चला जाएगा, लूज कर जाएगा, और ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा मुश्किल लगेगा लूज करना, तो ये लूज करने में ज्यादा इजीली लूज करेगा, है ना, मोर इजीली लूज करेगा। और इसको थोड़ी सी डिफिकल्टी ये इसलिए होगी क्योंकि इसका साइज कम है। तो देखो यहाँ पे शेल के अकॉर्डिंग भी बता दे रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप के हैं, लेकिन सेम ग्रुप में होने के बावजूद एक मेटल के अंदर भी क्या हो रहा है? अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, इजीली वो क्या कर दे रहा है? लूज कर दे रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही नॉन मेटल में देखो, क्लोरीन लिया हुआ था जैसे हम लोगों ने, तो क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास हैं, तो 7 को गेन कर ये एक को गेन करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होता है। तो यहां पे 1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 2 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 3 है आउटर मोस्ट में, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इसको तो भैया रिएक्ट नहीं करना है, ये जीरो ग्रुप का हो गया। ये क्या करेगा? 4 है तो ये मोस्टली क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है, न लूज कर पाता है न गेन कर पाता है, जैसे कि आपका कार्बन है, शेयरिंग कर करके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग इस बार क्लास 10th में। ये क्या करेगा? लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करना। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान बात है, 2 लूज करने में और एनर्जी लगेगी, 3 लूज करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। वैसे ही 5 को क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, बहुत मुश्किल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, कम मुश्किल होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है और कम मुश्किल होगा। यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना, इस साइड आ रहे हो तो रिएक्टिविटी उसी को तो कह रहे हैं। ये इजीली लूज कर दिया, मोर रिएक्टिव, मुश्किल से लूज किया तो लेस रिएक्टिव, एंड दिस वन इज मोर लेस रिएक्टिव। यहाँ पे क्या हुआ? लेस रिएक्टिव है, मोर लेस रिएक्टिव है, फिर थोड़ा लेस रिएक्टिव है, और ये जो है रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है।
चलो आगे देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। एक पीरियड के अक्रॉस में जाएंगे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, पहले डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है, वो अभी हमने जो फैक्टर समझाया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल, 2 निकालना थोड़ा मुश्किल और 1 निकालना आसान है। तो इसलिए क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज एंड देन फिर सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां पे 3 है, इसको 3 चाहिए है ना। इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो इसको 3 पाना है, मुश्किल होगा। यानी ये क्या हो जा रहा है, कम रिएक्टिव है। ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा और इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये वेरी रिएक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं डाउन अ ग्रुप। ग्रुप में तो बता दिया, ग्रुप में आपको मैंने बता दिया। ग्रुप में हम जैसे ही किसी भी एक ग्रुप में आएंगे टॉप से बॉटम की तरफ, तो मेटल के केस में क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जा रहा है तो इजीली वो डोनेट कर सकते हैं, तो यानी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में उल्टा होगा। क्यों, यहां पे नॉन मेटल में रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि यहां पे एड ऑन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वही तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर एक और एडिशनल शेल आ गया तो अब ये न्यूक्लियर पुल इसके ऊपर एक्स्ट्रा शेल के ऊपर कम लगेगा, एक और आ गया तो इसके ऊपर और ज्यादा कम लगेगा। यानी जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियर पुल कम होता जाएगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लेस रिएक्ट हो जाएगा। किस केस में, नॉन मेटल वाले ग्रुप में। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो देखते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल का होता है डिक्रीज होता है जब आप किसी ग्रुप में जाते हो। तो जैसे किसी एक ग्रुप को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो 180 से 94 से 63.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रही है। वही बॉइलिंग पॉइंट की बात करो 1347 देन 883 देन 774, तो यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही है। तो याद रखना है किसी भी मेटल्स के लिए, है ना, किसकी बात कर रहा है, मेटल्स की बात कर रहा है कि मेटल्स के केस में किसी एक ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज करता है ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात करें, नॉन मेटल की, तो ये इंक्रीज करता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। यहां पे देखो माइनस में 219 है, वही माइनस में 101 है, और माइनस में जितना कम होता है उतना ही ज्यादा है वो। और फिर देखो आयोडीन का कितना आ जा रहा है, प्लस का 113 आ जा रहा है। और ये ग्रुप 17 के आपके एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, वहां डिक्रीज कर रहा था, और नॉन मेटल के केस में दोनों ही चीजें इंक्रीज कर रही हैं। क्या क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अक्रॉस ए पीरियड की बात करें तो 98 से जंप करके 650, अगेन इंक्रीज हुआ 660 और फिर जंप करके 1410, और उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है डिक्रीज, उसके बाद क्या दिख रहा है, इंक्रीज। तो अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीज अप टू ग्रुप 14। यूजुअली आमतौर पे ये देखा गया है कि ग्रुप 14 तक क्या होता है, ये इंक्रीज होता है एंड देन उसके बाद डिक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो डेंसिटी होती है एलिमेंट की अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन स्लाइट डिक्रीज में बी नोटिस। स्लाइट डिक्रीज जब आप जीरो ग्रुप पे पहुंचोगे तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां जैसे कि आप देख रहे हो, देखो 1 के बाद 1.7 इंक्रीज किया, 2.7 डेंसिटी इंक्रीज की, देन 2.3 ठीक है डिक्रीज की, फिर उसके बाद 1.8 डिक्रीज की, और यहां पे फिर देखो थोड़ा सा इंक्रीज मिल रहा, तो स्लाइट डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर किसी ग्रुप के अंदर अगर देखने की कोशिश करें, ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लिथियम पहले है ना, ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इस तरीके से होना चाहिए। तो जब कभी भी डाउन ग्रुप आएंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज के बाद डिक्रीज किया, फिर देखो इंक्रीज ही किया, फिर उसके बाद इंक्रीज किया। तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है डाउन अ ग्रुप में। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। ये एक्चुअली में है क्या, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम and convert it into positively charged gaseous ion is called ionization potential और ionization energy और first ionization energy। नहीं समझ में आया डेफिनेशन, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे ये है सोडियम और मैंने कहा था कि ये कैसा है, न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और साथ ही साथ ये कैसा है, इसके 11th नंबर पे है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2,8,1 है। अब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा रहता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करवाना है, रिमूव करवाना है, हटाना है। तो रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। हमने एनर्जी लगाई और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, आयन के अंदर, ठीक है, आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमने जो एनर्जी लगाई है ना, इसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैसियस न्यूट्रल एटम को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहां पे यही कह रहा है कि दिस कुड बी एनी मेटल, एम कोई भी मेटल हो सकता है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई जाएगी तो हो गया क्या, मेटल जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यही चीज होगी, और इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका एक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक रिमूव होगा पहला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा रिमूव हुआ तो सेकेंड आयोनाइजेशन, तीसरा रिमूव करेंगे थर्ड आयोनाइजेशन। अच्छा, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मेजर किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, किलो जूल पर मोल होता है। चलो अब इसके बारे में देख लिया तो इसका ट्रेंड भी देखते हैं। पहले उससे ये देख लेते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। कैसे डिपेंड करती है अब वो देखते हैं इन दोनों पे। बेसिकली करना क्या है, एनर्जी लगानी है, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगी, ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी। कम एनर्जी लगा के हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से डिपेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इन आउटर मोस्ट शेल लाई फर्दर अवे, काफी दूर है इससे, न्यूक्लियस से, दस मेक देयर रिमूवल इजियर। तो दूर होने की वजह से ये वाला निकल पाना कैसा है, डिफिकल्ट है। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी, लेस लगेगी। और पीरियोडिक टेबल में भी अब देख लो, इधर जाते हुए क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रही है, एटम का साइज छोटा हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर पुल ज्यादा लग रहा है, और इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी,
ज्यादा लगेगी। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। चलो आगे देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड किस तरह करती है? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। रिमूवल के लिए आपको एनर्जी चाहिए, किसके लिए? रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो अगर कैसा है यहां पे देखो, शॉर्ट डिस्टेंस है यानी ज्यादा पुल एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहां कम पुल एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ये डायग्राम सही से नहीं सेटिस्फाई करेगा इसको, बल्कि मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आप इधर बढ़ते हो, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है? 1 है। फिर इसी में आगे जाओगे तो कितना मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे, फिर ये थर्ड नंबर का है तो ये फोर्थ नंबर का हो जाएगा, ऐसे ही ये फिफ्थ नंबर का हो जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा था कि शेल जो होते हैं वो श्रिंक करते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं, श्रिंक करते हैं। अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में क्या होते हैं? शेल श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज के काफी नजदीक आ जाता है। कौन आ जाता है? ये ज्यादा पुल लगा रहे हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो सेल का साइज श्रिंक कर गया। श्रिंक कर गया तो अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर हमको रिमूव करवाना है तो कैसा हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऐसे में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगेगी, ठीक है। जब ऊपर से डाउन टू बॉटम की बात भी देख लेंगे, पहले यह देख लेते हैं कि अगर ज्यादा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर मोर फर्मली हेल्ड बिकॉज ऑफ विच ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, उससे उस एटम से रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। ट्रेंड कैसा होगा? ट्रेंड तो पहले देखो बता दिया, इसमें भी बता दे रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर दे रही है, कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि शेल का जो साइज है वो साइज क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फॉर्मली होल्ड करके रखा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको रिमूव करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। चलो आगे देखते हैं। डाउन ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करें, जब टॉप से बॉटम की तरफ हम आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं? टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो यहां पे जो नंबर ऑफ शेल है, 1 2 शेल, 3 शेल और ये 4, तो क्या हो रहा है? एटम का साइज बढ़ जा रहा है, और साइज के अकॉर्डिंग हमने देखा न्यूक्लियर पुल अब इसके ऊपर बहुत कम लगेगा। बहुत कम लगेगा तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन आने पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा, कम एनर्जी लगेगी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं फर्दर। अब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होता है? जैसे आपने अभी देखा आयोनाइजेशन एनर्जी रिमूव करने पे के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। ये वो एनर्जी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion. It means ion में वो चेंज हो रहा था पॉजिटिव कैटायन में, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कह रहा है यहां पे? जैसे क्लोरीन है 2,8,7 और ये न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल इक्वल हैं। अब इसमें क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो इसके ऊपर चार्ज तो आ जाएगा निगेटिव, इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एडिशन की वजह से क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और यही एनर्जी क्या कहलाएगी? यही एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहां पे हमने क्लोरीन ले लिया, और एडिशन करवाएंगे किसका?
इलेक्ट्रॉन का गेन होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एनायन फॉर्म करेगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसको जो है इसका यूनिट होता है और किलो जूल पर मोल होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। और यहाँ पे देखो दिया हुआ भी है एग्जांपल 349 किलो जूल पर मोल। कितना एनर्जी निकलेगी, 349 किलो जूल पर मोल निकलेगा। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे दे दिया कि कितना है इसका, -349 किलो जूल पर मोल। ओके, रिप्रेजेंट होगा किससे, नेगेटिव साइन से। हाँ तो ठीक है, जैसे ही ऐड होगा इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। फर्दर आगे देखते हैं, डिपेंड ये भी किसके ऊपर करेगा, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो देखते हैं। एटॉमिक साइज पे कैसा डिपेंड करेगा, स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियर पुल उतना ही ज्यादा लगेगा और उतना ही आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन आके इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो शक्ति होगी इसके पास ज्यादा होगी, बिकॉज द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन स्मॉलर एटम एंड सो द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड फॉर्मली। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, काफी मजबूती के साथ हैं। और यही आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, एटॉमिक साइज यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यहाँ पे कम होगी। ओके, नेक्स्ट, और किस चीज पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल उतना ही ज्यादा वो एक्सल्ट करेगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं। तो देखो जैसे ही हम लोग पढ़ चुके, तो अब इधर क्या पता है आपको, आपको पता है कि जो शेल है उसका साइज एक तो श्रिंक करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शेल का भी साइज छोटा हो गया, तो इसका मतलब इस तरफ इंक्रीज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो ऑटोमेटिकली क्या होना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज होना है। चलो फिर आगे देखते हैं। डाउन ग्रुप की बात कर रहा है, यानी टॉप से बॉटम की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। और मुझे पता है कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा डिक्रीज करेगा। तो मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन सक्सेसिव शेल। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है ये तीनों शेयर कर रहे हैं, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ ज्यादा जाएगा, तो वो जिस एटम की तरफ ज्यादा जाएगा मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन सेवरल स्केल, बहुत तरह के पैमाने हैं। मोस्ट वाइडली स्केल जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का
वो कौन किसने डिवाइस किया था? लाइनस पॉलिंग ने 1932 में, इन विच द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फ्लोरीन इज टेकन एज 4 एंड द लोएस्ट वन फॉर द सीजियम इज टेकन एज 0.7। ठीक है, तो ये वो टेंडेंसी है एटम की कि अगर दो एटम, एक एटम बड़ा है एक एटम छोटा है, तो एक का न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे होगा, एक न्यूक्लियस से कम दूरी पे होगा, है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं यहां लाई करेंगे, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की अपनी तरफ, है ना, ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो खींचने की अपनी तरफ एक्सर्ट करने की जो पावर है, दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज और एटम पे और न्यूक्लियर चार्ज पे, ये भी तो इसके ऊपर डिपेंड कैसे करती है वो देखते हैं। एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम द लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल बताया और तुम्हें बताया कि ये एक बड़ा है ना एटम, और ये स्मॉलर एटम है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर पुल है ये शेयर्ड पेयर पे काफी दूर से लग रहा है, वही ये न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर पुल जो लगा रहा है काफी नजदीक से लगा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ग्रेटर द साइज तो लेसर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स being farther away from the nucleus experience a less force of attraction। तो यहां पे सब्सिक्वेंट शेल रहे होंगे तो इसको लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, और यहां ज्यादा नंबर ऑफ शेल नहीं है, साइज छोटा है, तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। ग्रेटर द न्यूक्लियर charge greater than electronegativity because increase in nuclear charge causes electron attraction with a greater force। चलो वापस से उसी डायग्राम में चलते हैं। अब जैसे ही यहां पे क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सर्ट करेगा पुलिस के ऊपर, और वहीं यहां न्यूक्लियर चार्ज कम है तो कम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। फर्दर ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अक्रॉस अ पीरियड। अब किसी भी पीरियड में जाओगे, एक पीरियड के अंदर तो नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं, लेकिन साइज क्या होता है? श्रिंक करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। और दोनों पे डिपेंडेंसी तुमने देखी है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लेफ्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। चलो यही बात है। फिर इसके बाद देख लेते हैं डाउन अ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में जा रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो एक एक शेल इंक्रीज करता रहेगा। क्या होता रहेगा? एक एक शेल इंक्रीज करेगा, ठीक है। और शेल के इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर पुल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं अपनी तरफ कर पाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करेगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। नोबल gases have complete octet so they do not have tendency to attract electron। ये चीज जीरो ग्रुप में नहीं होगी। नेक्स्ट नोट करने की बात है कि जनरली मेटल जो है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। अब क्यों मेटल लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है? मेटल क्या करते हैं भाई? लूज करने वाले होते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्ट कहां कर रहे हैं? तो लूज करने वाले हैं। फिर वही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या करता है? ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जनरली ये शो करते हैं लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। दस मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और उसी तरीके से ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन? नॉन मेटल्स।
एलिमेंट जो होते हैं सेकेंड पीरियड के डिफर करेंगे प्रॉपर्टीज में फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव ग्रुप से वो बिल्कुल डिफर करेंगे, और ये किसकी वजह से होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कह रहा है? एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड के हैं डिफर करेंगे किसमें? प्रॉपर्टीज में फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के हिसाब से। वो किस वजह से? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और साइज जो होगा उनका स्मॉल होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा? उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो डिफर कर रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है इनके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में पीरियोडिक टेबल में, कि एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड के हैं शो इन प्रॉपर्टीज विथ एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द थर्ड पीरियड, रिजेम्बलेंस दिखाते हैं ड्यू टू वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड शो similar properties with the element of the next group of the third period due to very less electronegativity difference. This leads to a diagonal relationship, that is between lithium magnesium, beryllium aluminum and boron silicon, and these elements are called bridge element. तो इनको क्या कहा जाता है? bridge element कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमने बता ही दिया कि अगर कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, और ऐसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इसीलिए क्या लिया जाता है? प्रोटॉन। atomic number is the unique property of an element because no two element have the same atomic number. कोई भी दो एलिमेंट के पास सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है और साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। किस केस में? अगर न्यूट्रल एटम है तो, और अगर उसने लूज किया है तो आयन फॉर्म करेगा, है ना, कैटायन, और गेन किया इलेक्ट्रॉन तो एनायन फॉर्म करेगा। तो उस केस में इक्वल नहीं होगा एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इट डिस्टिंग्विशेस एन एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग होता है? एटॉमिक नंबर की वजह से। बिकॉज नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं हो सकते जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। इसके अलावा एटॉमिक नंबर क्या देता है? इट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल जैसे 13 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 3, एंड इट हेल्प अस फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है, तो 3 में क्या ऐड कर दोगे? 10 ऐड कर दोगे, यानी 13th ग्रुप में ये तुमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये 3 शेल है इसके पास, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? थर्ड पीरियड में मिलेगा। तो ऐसे ये लोकेट करने में भी आपको मदद करता है कि एलिमेंट आखिर पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा। मास नंबर की बात करें तो मास कहाँ है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसको किसको सम अप करना है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करना है, और इन दोनों का जो सम अप होगा दैट इज ओनली मास नंबर। नेक्स्ट एक क्लोज लुक अगर आप देखो नजदीक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ऑफ लाइटर एलिमेंट, दैट रिवील कि दैट दोज एलिमेंट व्हिच हैव एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके पास इवन नंबर होगा किसका? प्रोटॉन का। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर जैसे कि ये है आपका हीलियम, तो हीलियम है, इसके पास अगर 2 प्रोटॉन है तो जस्ट इसका डबल इसका मास नंबर हो रहा है। वैसे ही अगर कार्बन है 6 है तो इसका जस्ट डबल 12 हो रहा है इवन नंबर के लिए। तो हैव देयर नंबर्स ट्वाइस एज द एटॉमिक नंबर। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, किसके लिए? बेरिलियम। ऑल्दो इसका कैसा है? इवन है 4, लेकिन फिर भी इसका मास कितना है? 9। और आर्गन में भी यही चीज, ये इसका वेट कैल्शियम के इक्वल है ना, आर्गन और कैल्शियम
इनका वेट इक्वल है 40-40 होता है, तो इनका 18 प्रोटॉन होने के बावजूद जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 का डबल ना होके 40 है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी इवन नंबर वाले में हमने देखा कि मोस्टली जो लाइटर है ट्वाइस उनका वजन है। एलिमेंट विच हैव एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे कि यहाँ लिथियम की बात कर रहा है 7 है 3, तो इनके पास कितना हो रहा है 3 इंटू 2+1 हो जा रहा है। यही चीज कहना चाह रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इनका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1, सॉरी यहाँ मास नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास नंबर। मास नंबर कितना आ रहा है, मास नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1। वैसे ही देख लो सोडियम का भी, सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 11+1 कितना हो जा रहा है 23 हो जा रहा है। और यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नाइट्रोजन का जस्ट डबल होता है ऑड होने के बावजूद, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और क्या है इसमें, एलिमेंट विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अगर रेशियो अगर ये आपका अराउंड 1 है ना, कितना है, अगर लमसम 1 है, तो इस तरह के जो लाइट मेटल हैं उनके लिए कह रहा है ये कैसे होंगे, ऑलमोस्ट स्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, ठीक है, वो कैसा है 1.5 एंड एबव है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 1.5 है, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको रेडियो एक्टिव मिलेंगे। और रेडियो एक्टिव के अलावा और क्या कह सकते हो, अनस्टेबल भी मिलेंगे। और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है किसका, यूरेनियम का। चलो आगे देखते हैं, ये कंपैरिजन है अल्कली मेटल का हैलोजेंस के साथ। ठीक है, अल्कली मेटल्स में सबसे पहला ग्रुप लिया गया है और हैलोजेंस में ग्रुप 17 लिया गया है। तो ये कंपैरिजन आप पढ़ लेना खुद से, और वेरिएशन आपको बता दिया गया, और ये वेरिएशन का यहाँ पे सम अप है, डायरेक्टली देख सकते हो किस तरह से वो वेरी करता है। और ये है ना, पूरा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, न्यूट्रिशिंग नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी चीजें। अब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसकी एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।